नमस्कार साथियों, आज जूनियर अकाउंटेंट का एक टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है जीएफ एंड एआर। उसके पहले अध्याय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जीएफ एंड एआर यानी जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स ऑफ राजस्थान सरकार, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। राजस्थान सरकार अपने विभागों के माध्यम से, सरकारी कार्यालयों के माध्यम से जितने भी प्रकार का राजकोष आवंटित करती है, व्यय करती है, या फिर यूं कहें कि एकत्रित करती है, यानी राजकोष किस तरह से एकत्रित किए जाएंगे, किस तरह से व्यय किए जाएंगे, उनका नियम क्या होगा या उनके नियम कैसे होंगे, या वो किन नियमों के तहत इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उन नियमों को हम कहते हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। यानी ये पूरा का पूरा जो चैप्टर, ये पूरा का पूरी जो ये रूल्स का जो सिस्टम बनाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, ये राजकोष को मेंटेन करने के लिए कि राजकोष को किस तरह से एकत्रित किया जाता है, राजकोष को किस तरह से व्यय किया जाता है, क्या कौन कौन से नियमों का फॉलो अप किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राजकोष से संबंधित हैं और यह किस किस प्रकार के नियम इसके अंतर्गत हैं। तो वो हम इस पूरे जब हम पूरा सिलेबस देखेंगे इसका तो आपके सामने आते जाएंगे। आपको पता होगा आपके सिलेबस में पहला अध्याय है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और 14वां है और 17वां है। यानी सारा जीएफ एंड आर नहीं है, कुछ खास खास टॉपिक्स आपके यहाँ पर लगाए गए हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल इजी मोड से हम इसे पढ़ते जाएंगे। तो अध्याय जो पहला है वो परिचयात्मक है, केवल परिचय करवाया गया है। परिचय किसका? कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम क्या है, कौन सी संस्था इसे लागू करती है और क्या क्या इसके जो मुख्य जो शब्द हैं उनकी परिभाषाएं क्या हैं। इस तरह से इसमें 4 नियम हैं। आप जब भी मतलब ये आरएसआर, जीएफ एंड आर याद करेंगे तो इन अध्यायों में कितने रूल्स हैं वो भी याद रखेंगे। पहला अध्याय रूल नंबर 1 से रूल नंबर 4 तक, 1 से 4 पहले अध्याय में। तो आज हम केवल 4 नियमों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो रूल है वो है कि ये जीएफ एंड आर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राज्यपाल की आज्ञा से राजस्थान सरकार के सभी विभागों में, सभी कार्यालयों में समान रूप से लागू होते हैं और इनको लागू करने वाली जो संस्था है वो है वित्त विभाग, राजस्थान सरकार। ठीक है। अब जो दूसरा रूल है वो है बहुत महत्वपूर्ण पहले अध्याय का, वो है परिभाषाओं का रूल। इसमें टोटल 34 परिभाषाएं दी गई हैं, 34। हाँ, एक बात मैं बीच में यहां बोलना चाहूंगा कि आरएसआर में भी रूल्स की एक परिभाषाओं का अलग नियम है और जीएफ एंड आर में भी परिभाषाओं का एक अलग नियम है। दोनों को आप मिक्सअप मत होने देना, दोनों की परिभाषाएं अलग अलग रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कह दिया कि महालेखाकार 2:1 में है। अब महालेखाकार तो वही रहेगा जो इस परिभाषा में लिखा गया, लेकिन रूल नंबर चेंज होंगे। तो यहां 2:1 में महालेखाकार है, अब वहां किस में होगा वो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा और जब भी पूछा जाएगा तो वो इसके नियम के साथ पूछा जाएगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि महालेखाकार किस नियम के तहत है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मैं शुरू करता हूं। रूल नंबर 2, 34 इसमें परिभाषाएं हैं। ध्यान से, तन्मयता से सुनेंगे और फॉलो अप करते जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक मैं याद करने का तरीका ये भी बता देता हूं। ये जो रूल, ये जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है ना 34 तक, ये सभी अल्फाबेटिक दी गई हैं। अगर आप अंग्रेजी में इनको याद रखेंगे तो और ज्यादा याद होगा, क्योंकि ए से शुरू होने वाले पहले आएंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, यानी अल्फाबेटिक चलता जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूँगा, उसको अंग्रेजी में बोलता जाऊँगा, साथ साथ आप भी अंग्रेजी में उसको सर्च करते जाएंगे। हिंदी में बोलना ज़रूरी है क्योंकि अपने लगभग विद्यार्थी हैं वो हिंदी माध्यम से हैं, तो हिंदी में बोलना ज़रूरी है। मैं 2:1 रूल नंबर आप याद ऐसे रखेंगे, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 ऐसे याद रखेंगे। तो रूल नंबर 2 परिभाषाओं का नियम, परिभाषा 2 आप इस तरह से याद रखेंगे से जीएफ एंड आर की परिभाषा 2, जीएफ एंड आर की परिभाषा 2। ठीक है, 2। अब 2:1, 1 क्या है? सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर सबसे बड़ा वो होता है नंबर 1। अब 1 में है महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल,
क्योंकि मैंने कहा अल्फाबेटिक है तो सबसे पहले ए से शुरू हुआ, तो ए से आया अकाउंटेंट जनरल। महालेखाकार, देखो महालेखाकार क्या होता है, राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, जैसे मान लो एक पांचवी का एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, चाहे एक जिले का जिला मुख्यालय, चाहे वो, सब में जितने भी प्रकार के बिल पारित होते हैं एक माह में, चाहे वो सैलरी बिल हो सकते हैं, सभी कर्मचारियों के तनख्वाह के बिल हो, चाहे वो किसी सामान के खरीदने का बिल हो, किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंडिचर किया है उस ऑफिस ने, या जो इनकम वाले ऑफिसेज हैं जहां कुछ राशियां आती हैं, जैसे डीटीओ है, जैसे इरिगेशन है, सिंचाई विभाग, सभी प्रकार का जो राजकोष से संबंधित है, उनका सबका रिकॉर्ड एक जगह, राजस्थान सरकार की एक जगह है जहां पर वो सारा रिकॉर्ड हर महीने जाके जमा हो जाता है। पूरे राजस्थान के सभी कार्यालयों का वहां पर सारा रिकॉर्ड रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक पांचवी का स्कूल है, उसमें 4 मास्टर हैं, 4 टीचर हैं, तो उनका सैलरी बिल पास हुआ, हर महीने की तनख्वाही, उनकी तनख्वाह उनके जेब में आ गई, ठीक है। अब वो जो बिल बना, वो बिल पहले ट्रेजरी में जाएगा, वो ट्रेजरी में आपके आगे बताऊंगा आपको, पहले महालेखाकार की बात करते हैं। वो जिले की ट्रेजरी से होता हुआ महीने के अंत में वो राजस्थान सरकार के उस महालेखाकार के कार्यालय में जमा हो जाएगा। इस तरह से हर स्कूल का, यानी राजस्थान सरकार के हर कार्यालय, हर ऑफिस का एक छोटे से छोटा एक राशि तक, 1 रुपए की राशि तक का बिल भी वहां जमा होता है। यानी अब हम इसे सही ढंग से क्या कह सकते हैं कि जो कार्यालय राजस्थान सरकार के समस्त खातों का संधारण करता है उसे कहते हैं महालेखाकार कार्यालय। और अकाउंटेंट जनरल जो वित्तीय मामलों की जो सबसे उच्च पोस्ट मानी जाती है, सबसे उच्च पद माना जाता है। अपने राजस्थान में सचिवालय, जो राजस्थान सरकार का जो सचिवालय है, सचिवालय वाली रोड पर महालेखाकार का कार्यालय बना हुआ है। महालेखाकार, राज्य के समस्त खाते इस कार्यालय में डील किए जाते हैं। दूसरा आता है नियोजन, एप्रोप्रिएशन, कौन से यूनिट में कितनी राशि खर्च की जाएगी, इस तरह का जो नियोजन किया जाता है, हम पहले प्लानिंग करते हैं, वो आता है 2 में, 2 नियोजन, 2 1 प्लानिंग। अच्छा, ये 2 पर क्यों आया? 2 पर इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में से बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, तो ए पर 2, अब ए पर 2 ही नाम है, वो याद रखेंगे आप, एक तो अकाउंटेंट जनरल है और एक एप्रोप्रिएशन है। वो 2, एक अकाउंटेंट तो ऊपर नंबर 1 पर रह गया और 2 पर आ गया एप्रोप्रिएशन। 3 पर शुरू हो जाती है बी से, यानी बैंक। 2 3 में है बैंक। बैंक आरबीआई की द्वितीय अनुसूची, यानी आरबीआई एक्ट 1934 में बना, तो उन आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में जो बैंक परिभाषित हैं वो ही बैंक यहां पर काम करेंगे, चाहे वो स्टेट बैंक, मतलब सरकारी बैंक की बात हो रही है। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में जितने भी बैंक हैं वो सब बैंक इसमें आते हैं। अच्छा, एक यहां पर याद रखेंगे, बीच में एक बात आती है, ई फोकल पॉइंट, FOCAL, फोकल पॉइंट, ये ई ट्रेजरी से संबंधित है। ई ट्रेजरी आगे आएगी परिभाषाओं में भी, इन 34 के अंदर ई ट्रेजरी का भी एक परिभाषा है, तब हम इस पर और चर्चा कर लेंगे। ई फोकल पॉइंट वो है कि ई ट्रेजरी को जब जो स्पेशल बैंक रिपोर्ट करता है, प्रतिदिन की जो व्यवहार है उनकी शुद्धता के लिए जो किसी एक बैंक में बनाया जाता है, प्रतिदिन के व्यवहारों की ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए, वो ई फोकल पॉइंट है, वो बैंक से संबंधित है। तो बैंक वाले में ई फोकल पॉइंट पूछे तो वो 2 3 में ही देखना आप, बैंक वाले परिभाषा में। 4 पर है सक्षम प्राधिकरण, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये भी सी पर है, तो बी पर तो एक ही है जो बैंक है, और ए पर थे 2 एप्रोप्रिएशन वाले और अकाउंटेंट जनरल वाले। अच्छा, अब 2 4 में आ गया सक्षम प्राधिकरण, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सक्षम प्राधिकरण की आप, सक्षम प्राधिकरण का मतलब जिसे राज्य सरकार निर्देशित करता है या राज्य सरकार उसे एम्पावर करता है, उसे शक्तियां देता है। जैसे एक एसपी है, एसपी को उस पूरे जिले की पुलिस को डील करने की अथॉरिटी बना दी है, ये सक्षम प्राधिकारी है, वो पूरे जिले की पुलिस को डील करने के लिए, तो वो हो गया सक्षम प्राधिकारी, जिससे राज्य सरकार किसी भी कार्य के लिए निर्धारित करे, निर्देशित करे, घोषित करे। 2 4
सक्षम, फॉर याद रखेंगे कि किसी काम के लिए सक्षम, फॉर दी वर्क, फॉर दी स्पेशल पर्पज, फॉर, ऐसे याद हो जाएंगे आपके। अच्छा, 2.5 में आता है, 2.5 में आता है कैग, CAG। क्या आता है? CAG, कैग, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया। किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च फाइनेंशियल अधिकारी है वो होता है महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, और जो भारत का एक ही होता है उसे कहते हैं कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, यानी कैग। ये संविधान में निर्मित पद है, इसलिए इसे संवैधानिक पद भी कहते हैं। जो संविधान में पद होते हैं उसे संवैधानिक हो गया। तो ये अनुच्छेद 248, आई थिंक 248 से, थोड़ा चेक कर लेना, अनुच्छेद 248 में ये दिखाया गया है। तो जो भारत का जो कैग है वो यहाँ GF&R में भी जहाँ जहाँ कैग की नाम आएगा तो वो भारत का कैग ही माना जाएगा, और इसकी परिभाषा GF&R में दी गई है 2.5 में। 2.5 मतलब 7, शुभ हो गया। शुभ तो एक ही होता है और ये सब पर लागू होता है, शुभ तो शुभ ही होता है, तो ये जो कैग है वो पूरे भारत में एक ही होता है, याद रखेंगे आप ऐसे इस तरह से। अच्छा, 6 नंबर, 2.6 में आती है संचित निधि। क्या? संचित निधि, कंसोलिडेंट फंड। ये भी संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में 2661 में संचित निधि को परिभाषित किया गया। इसमें राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियों को इसमें शामिल करते हैं। समस्त राजस्व प्राप्तियों को संचित निधि में शामिल किया जाता है। फिर आता है 2.7 सी पर है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान, भारत का संविधान। जहां जहां GF&R में संविधान का नाम आएगा उसे भारत का संविधान समझा जाएगा। यदि आपसे पूछें कि GF&R में भारतीय संविधान को किस रूल में परिभाषित किया गया है तो वो है 2.7 भारतीय संविधान। 2.8 में है आकस्मिक निधि। ये भी संवैधानिक है 267(2) में, यानी वो जिसमें आकस्मिक निधि में मतलब राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत ही हम उस निधि से खर्च कर सकते हैं। 2.8 में आकस्मिक निधि परिभाषित है। अब संविधान के अनुच्छेद 267(2) में दी गई है, GF&R में 2.8 में दी गई है। जो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही जिस निधि से, जिस फंड से खर्च कर सकते हैं वो आकस्मिक निधि है। 2.9 नियंत्रण अधिकारी, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ GF&R में आया तो किस लिहाज से आया होगा? ये आया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी प्रकार, मतलब कोई भी अधिकारी जिसे ये निर्देशित या सक्षम बनाया गया है राजकोष से व्यय करने के लिए और राजकोष को एकत्रित करने के लिए, खर्चा करने के लिए, उसे कंट्रोल दिया गया है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर है। ठीक है। 2.10 में है विस्तृत मद। 2.10 2.10 विस्तृत मद में मतलब है कि जिस मद में अधीनस्थ संस्थाओं को जो राशि व्यय करने के लिए जो बजट दिया जाता है वो लिखा जाए, जिस मद में, ये बजट की हेड है, विस्तृत मद है। यानी जिस मद में हम अधीनस्थ संस्थाओं को दी जाने वाली राशियों को लिखेंगे वो विस्तृत मद है। 2.11 DDO, डिसबर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर। DDO कौन होता है? DDO देखो, कोई भी सरकारी कार्यालय जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उसमें एक अधिकारी को उन सभी कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाता है। और जिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है, यानी जो वेतन बिलों पर या समस्त प्रकार के कंटीजेंसी बिलों पर जो अधिकारी सिग्नेचर करते हैं, जिसके सिग्नेचर से बिल पास होते हैं, उसे बोलते हैं DDO, डिसबर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर, आहरण एवं वितरण अधिकारी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो गजटेड ऑफिसर ही हो सकता है। कोई भी नॉन गजटेड एम्प्लॉई, अराजपत्रित कर्मचारी कभी DDO नहीं बन सकता। यहाँ जो DDO होगा वो
केवल और केवल गजटेड ऑफिसर ही होगा, राजपत्रित अधिकारी ही होगा। और ये है 211 में, 211 11 बॉस हो गया ना 11। 212 वित्त विभाग यानी जीएफएनआर को लागू करने वाली संस्था या पूरे राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग कार्यालय हैं उनमें वित्तीय क्रियाकलापों से संबंधित जो उत्तरदायी संस्था है वो है वित्त विभाग, राजस्थान सरकार। 13 में है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वो 213 में है। 214 में है राजपत्रित अधिकारी, गजटेड ऑफिसर। अच्छा, राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं? जैसे आईएएस, ऑल इंडिया सर्विस के, चाहे वो आईएएस हैं चाहे वो आईपीएस हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस, चाहे वो आईआरएस हैं, जो अखिल भारतीय परीक्षाओं के माध्यम से जो अधिकारीगण आते हैं वो, जो राजस्थान में अनुसूची फर्स्ट का जो पद धारण करते हैं उसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, राजस्थान पुलिस सेवा है, राजस्थान शिक्षा सेवा मतलब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्कूल व्याख्याता हैं, वो फर्स्ट ग्रेड हैं, या फिर जिसे समय समय पर राज्यपाल जिस पद को राजपत्रित घोषित कर दे। जैसे कि एक ताज़ा उदाहरण अपने सामने आया है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार आज से पहले नॉन गजटेड था, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे राजपत्रित पद घोषित कर दिया गया है। तो ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं कौन और किस नियम में? नियम 214 214 इसमें राजपत्रित अधिकारी, गजटेड ऑफिसर। 215 इसमें सरकार। अब सरकार का यहाँ पर मतलब है राजस्थान सरकार, यानी जीएफएनआर में जो भी आप रूल पढ़ेंगे वहाँ सरकार शब्द लिखा होगा तो उसे आप राजस्थान सरकार ही समझेंगे जब तक कुछ अन्य नहीं लिखा जाए। 216 में है राज्यपाल। कहाँ का? राजस्थान का। जहाँ जहाँ भी राज्यपाल शब्द लिखा आएगा उसे राजस्थान का राज्यपाल ही समझा जाएगा, और वो है 216 में। 217 में है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष। 217 विभागाध्यक्ष। जिस प्रकार राजपत्रित पद भी राजस्थान सरकार या राज्यपाल द्वारा घोषित किए जाते हैं, उसी प्रकार एनेक्जर 8 है, एक परिशिष्ट 8 बना हुआ है इसी जीएफएनआर में, उसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। यानी सरकार जिसे विभागाध्यक्ष घोषित कर दे, यानी जिसको पूरा एक विभाग दिया। अब विभाग का मतलब तो यहाँ पर बोलने में तो ये आता है कि जैसे एक शिक्षा विभाग है, उसके जो है एचओडी है वो जयपुर में ही बैठता हुआ, पूरे शिक्षा विभाग का एक ही एचओडी होता होगा, पूरे चिकित्सा विभाग का एक ही एचओडी होता होगा, पूरे पुलिस विभाग का एक ही एचओडी होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सरकार उसकी कार्य विस्तार को या कार्य क्षेत्र को देखते हुए उनमें अलग अलग प्रकार के विभागाध्यक्ष भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे एक जिला कलेक्टर होता है वो अपने आप में एचओडी है। जो एक एसपी होता है वो हालांकि एक जिला स्तर का अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो एचओडी की शक्तियां ही उनको दी जाती हैं। ठीक है, एचओडी होते हैं, ये जिला स्तर पर बैठने वाले होते हैं, फिर भी एचओडी होते हैं। ये कलेक्टर और एसपी दो ही होते हैं, सिर्फ जिला स्तर के अधिकारी हैं फिर भी एचओडी हैं, बाकी सभी में ऐसा नहीं होता है। तो ये वे अलग अलग हैं। लेकिन अब जैसे एक वित्तीय सलाहकार है, वो हर ऑफिस में बैठते हैं और एचओडी होते हैं। तो एचओडी कोई एक हम ऐसे परिभाषित नहीं कर सकते कि ये अधिकारी एचओडी होता है, नहीं। एचओडी को राजस्थान सरकार जो घोषित करें, एनेक्जर 8 एक बार इसमें पढ़ लेना आप, उसमें आपको सभी प्रकार के विभागाध्यक्षों की सूची मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात यह है कि ये 217 में होता है, एचओडी होता है वो 217 में होता है, 17 में होता है। 218 में है कार्यालय अध्यक्ष यानी हेड ऑफ ऑफिस। एचओडी तो हो गया विभाग का अध्यक्ष, डिपार्टमेंट का हेड, और एचओओ यानी हेड ऑफ ऑफिस ये हो गया कार्यालय का अध्यक्ष। इसे सरकार, राज्य सरकार घोषित नहीं करती, इसे एचओडी घोषित करता है। इसे एचओडी घोषित करता है, वो हम आगे रूल नंबर 3 में बताऊंगा आपको। अभी आप परिभाषा याद रखेंगे कि ये 218 में होता है। 219 में होता है लोकल बॉडी, यानी लोकल बॉडी में नगर पालिका, नगर परिषद ये आती है, 219 में है।
220 में होता है लोकल फंड, यानी जो लोकल बॉडी के संचालन के लिए राज्य सरकार जिस बजट का, जिस फंड का सहारा लेती है उसे लोकल फंड कहते हैं। और इसमें लोकल फंड में उनका खुद का भी शामिल होता है, टैक्स रेवेन्यू शामिल होता है। कोई नगर पालिका, नगर परिषद होती है, वो खुद के रेवेन्यू भी जनरेट करती है, होल्डिंग्स लगाने के, विज्ञापन लगाने के बाज़ारों में उनका पैसा वसूलती है, तो वो उनकी खुद की इनकम है, ये लोकल फंड है। ठीक है। और 21 में आता है विविध व्यय, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। विविध व्यय में कौन से व्यय, जैसे वेतन भत्ते, पेंशन, अनुदान, अंशदान या बड़े बड़े प्लांट उपकरण से संबंधित व्ययों को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के व्यय होते हैं, वो विविध व्यय होते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर याद ये रखना है कि ये 221 में होते हैं। 21 21 छोटे छोटे व्यय, 21 222 में आते हैं 222 इसमें आते हैं लोक लेखे। और ये 266(2) जो संविधान का जो अनुच्छेद है 266(2), यानी 266(1) में तो आई थी संचित निधि, 266(2) में आगे लोक लेखे। लोक लेखे क्या होते हैं थोड़ा आप देखना इसके बारे में, बाकी मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको लोक लेखे, संचित निधि के बारे में पूरा बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक हिंट देता हूं कि जो आम पब्लिक राज्य सरकार या सरकार की तरफ अपना धन स्थानांतरण करती है और वापस नहीं लेती है, उस प्रकार की राशि को वो लोक लेखे में रखते हैं। अब मैंने यहां पर बोला है वापस नहीं लेती है, आप चेक करना इसे कि वापस लेती है या नहीं लेती है। मैं अगले वीडियो में इस पर पूरा चर्चा करूंगा। लोक लेखे 266(1) और GF&R में इसको परिभाषित किया गया 222 रूल नंबर 2 का 22 222 223 है अनावृत्ति व्यय। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नियम क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में अकाउंटेंट बन के जाओगे ना, आपको सच में बता रहा हूं, मैंने देखा है 5 साल मैंने अकाउंटेंटशिप किया है, तो इन नियमों को बहुत बार आपके सामने ये चीजें आएंगी। जैसे अभी 223 में अनावृत्ति व्यय, नॉन रिकरिंग व्यय। कभी कभी आपको IAS IPS के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे मैं SP ऑफिस में रहा था 5 साल, मुझे 6 IPS के साथ काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये मुझे क्यों याद आई, पहले बता देता हूँ कि अनावृत्ति व्यय क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग व्यय क्या होते हैं। जो व्यय निश्चित नहीं होते, जो कभी कभी होते हैं, जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी तो निश्चित है, हर महीने वो खर्चा होगा सरकार का, तो वो तो हो गया रिकरिंग व्यय। लेकिन नॉन रिकरिंग व्यय होता है जो निश्चित नहीं होता है, उसकी 1 महीने बाद भी हो सकता है, 1 दिन बाद भी हो सकता है वो 5-4 साल तक हो ही ना। तो कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी फाइलें आएंगी कि इनका व्यय पेमेंट किया जाए, तो इसको कौन से व्यय में रखा जाए कि इस मतलब पेमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, इस प्रकार की कई प्रकार की बातें आएगी आपके सामने। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूर होगा और आपको बताना होगा अपने अफसर को कि ये सर ये नॉन रिकरिंग व्यय हैं जो कभी कभी होते हैं, इनको व्यय करने के लिए आपकी कितनी पावर है, आवर्ती व्ययों के व्यय करने की या साइन करने की आपकी कितनी पावर है। तो आपको कई बार सामना करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे नॉन रिकरिंग व्यय जो होते हैं वो कोई भी जो HOD है वो 1 साल में या एक बार में 25,000 रुपये तक का ही व्यय कर सकता है नॉन रिकरिंग में, याद रखेंगे। तो अनावर्ती व्यय जो निश्चित नहीं होती, जिसकी अवधि वो नॉन रिकरिंग है। अच्छा ये आ गया आपके, ओहो मैं गलत बोल गया था, सॉरी। जो दो अपना जो आया था ना अभी विविध लोक लेखे 223 में है और नॉन रिकरिंग व्यय है ना वो 222 में है। नॉन रिकरिंग व्यय 222 में है और लोक लेखे 223 में है। 224 में है वो लोक कार्य हैं, पब्लिक वर्क्स हैं, जैसे अपने PWD के कार्य होते हैं, PHED के कार्य होते हैं, ये इरिगेशन वालों के कार्य होते हैं, वो सभी सिविल कार्य होते हैं वो सभी इसमें आते हैं 224 में। 225 में एप्रोप्रिएशन हमने देखा था 2-2 में, अधीनस्थ संस्थाओं को बजट आवंटन करने के लिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर कुछ राशि ट्रांसफर की जाती है तो उसे बोलते हैं रीएप्रोप्रिएशन, पुनः नियोजन, और वो आता है 225 में, पुनः नियोजन। उसके बाद आता है आवृत्ति व्यय। हमने नॉन रिकरिंग व्यय देखा 222 में और 226 में आ गया रिकरिंग व्यय जो निश्चित होते हैं, जो हर बार
जैसे बिजली का बिल है, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, जो हम निश्चित हैं, उसकी अवधि निश्चित होती है, वो रिकरिंग व्यय है, आवर्ती व्यय है। 227 में क्षेत्रीय अधिकारी रीजनल ऑफिसर का कौन होते हैं? जो एचओडी से नीचे माने जाते हैं और एचओओ से ऊपर माने जाते हैं, यानी विभागाध्यक्ष से नीचे माने जाते हैं और कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर माने जाते हैं। जैसे बात करूं मैं, आईजी होता है, आईजी एक क्षेत्रीय अधिकारी है, लेकिन यहां पर अपवाद यह है कि एसपी भी एचओडी होता है और आईजी खुद भी एचओडी होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी, मैंने कहा एचओडी के बारे में आपने इतना भ्रमित मत होना, लेकिन जो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होगा उसे क्षेत्रीय अधिकारी बोलते हैं, जो 227 में परिभाषित है। 228 में अधीनस्थ प्राधिकारी हैं, जो राज्यपाल घोषित करें वो अधीनस्थ प्राधिकारी होंगे 228 में। 229 में आते हैं ट्रेजरी, 229 में आती है ट्रेजरी उसे हम बोलते हैं, ट्रेजरी को क्या बोलते हैं? जिला कोषागार। हर जिले में एक ट्रेजरी होती है। अब तो राजस्थान में एक ई ट्रेजरी भी है। अच्छा, ट्रेजरी का काम क्या होता है बता देता हूं। ट्रेजरी का काम होता है, हर जिले में एक ट्रेजरी होती है और वो अलग अलग उप कोषालयों में विभाजित होती है। उप कोषालय तहसील स्तर पर हो सकते हैं, यानी जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उनके जो बिल हैं वो बिल कार्यालय खुद पास नहीं कर सकता। जैसे स्कूल हो गया, जैसे एसपी ऑफिस हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे कोई इरिगेशन का ऑफिस हो गया, कोई भी ऑफिस वो अपने बिल खुद पास नहीं कर सकते। उनका बिल पास करने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो ट्रेजरी होती है, यानी बिल बना के आप बिल को तैयार करो। आप सैलरी बिल बना लिया, तैयार कर लिया, अब आप ट्रेजरी भेजो। आप इधर उधर कहेंगे तो टीए बिल बना लिया, हाँ ठीक है बना लिया, लेकिन आप उसे ट्रेजरी भेजो। कोई भी बिल, आपने कुर्सी खरीद ली, आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको उसका पेमेंट करना है या पेड बाय मी किया तो खुद को लेना है, तो आप बिल बना के आप ट्रेजरी भेजो। ट्रेजरी डिसाइड करेगा कि आपका बिल सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो वो ऑब्जेक्शन लगा के भेज देगा आपको वापस, और अगर सही होगा तो पास कर देगा। तो ट्रेजरी है, राजकोष को जिला स्तर पर उसको मेंटेन करती है, कहीं किसी प्रकार का गलत व्यय न हो, इसलिए ट्रेजरी का संगठन किया गया है। हर जिले में होती है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं, राजस्थान में कुल कितने जिला कोषालय हैं? ई ट्रेजरी तो एक ही है राजस्थान में, ठीक है। ये 229 में है, 29। 230 में है ट्रेजरी रूल होते हैं, यानी ट्रेजरी के अलग से, क्योंकि ये तो सभी प्रकार के बिलों को रोकने वाले, पास करने वाले, सब उसका निर्णय लेने वाले होते हैं कोषागार, इसलिए उनका एक कोषागार नियम अलग से चलता है जो जीएफ&आर का पूरक माना जाता है, सप्लीमेंट्री ऑफ जीएफ&आर। ट्रेजरी रूल 29 में ट्रेजरी, 30 में उसका रूल। 31 में है ई पेमेंट। अच्छा, 31-32 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 31 में है ई पेमेंट और 32 में है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जो 31 वाला ई पेमेंट है उसमें एक पक्ष सरकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी एक पक्ष में। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये जरूरी नहीं है और किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। ये 232 में। 233 में है ईग्रास, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम 233 में ईग्रास, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रसीद काटी जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से हम ऑनलाइन चालान करते हैं, वो सभी ईग्रास हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। आप इसका रूल याद रखेंगे, 233 हैं। और 234 में आती है ई नीलामी। ये आपके रूल नंबर 1 से 234 तक के सभी परिभाषाएं हैं। इसको मैं रिपीट भी करवा दूंगा बाद में, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी इसको मैं छोड़ूंगा। अगले वीडियो में इसको एक बार फिर रिपीट करवाऊंगा। थैंक यू।